पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के टोटल 9 लॉज। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको आगे के लॉज समझने में और ज्यादा क्लैरिटी मिले। आइए फिर शुरू करते अपने 10वें लॉ से। बिवेयर द फ्रेजाइल ईगो। इंसान का ईगो ग्लास की तरह होता है, एक छोटी सी चोट भी उसे तोड़ सकती है। ह्यूमन नेचर में ईगो एक पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्स होती है। हर इंसान के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट और वैल्यू का एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है। यह फीलिंग इंसान को कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी देती है, लेकिन साथ ही साथ ईगो को बहुत फ्रेजाइल भी बना देती है। फ्रेजाइल ईगो का मतलब है कि इंसान अपनी इमेज और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत सेंसिटिव हो जाता है। जब भी कोई सिचुएशन उसकी एबिलिटी, इंटेलिजेंस या इंपॉर्टेंस को क्वेश्चन करती है तो उसका माइंड तुरंत डिफेंसिव रिएक्शन देने लगता है। उस मोमेंट में फोकस रियलिटी को समझने पर नहीं होता, बल्कि अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने पर होता है। इसी वजह से कई बार लोग क्रिटिसिज्म, डिसएग्रीमेंट या ऑपोजिशन को पर्सनल अटैक समझने लगते हैं। ईगो हर्ट होने पर इंसान का बिहेवियर इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। वह या तो एग्रेसिव हो जाता है या डिफेंसिव हो जाता है या फिर अपने आप को जस्टिफाई करने में लग जाता है। इस रिएक्शन के पीछे एक ही इंस्टिंक्ट होती है, अपनी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करना। बिवेयर द फ्रेजाइल ईगो का कोर आइडिया यह है कि इंसान को यह समझना चाहिए कि ईगो ह्यूमन साइकोलॉजी का नेचुरल पार्ट है, लेकिन अगर इसे समझा ना जाए तो यह अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है। जब इंसान ईगो की सेंसिटिविटी को रिकॉग्नाइज करता है तब वह लोगों के रिएक्शंस और बिहेवियर को ज्यादा क्लियरली समझ पाता है। ईगो को हैंडल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका यह है कि कम्युनिकेशन में रिस्पेक्ट और अवेयरनेस मेंटेन की जाए। जब किसी इंसान को फील होता है कि उसकी डिग्निटी सेफ है, तब उसका माइंड ज्यादा काल्म और रिसेप्टिव रहता है। इसी अवेयरनेस की वजह से अननेसेसरी क्लैशेस अवॉइड किए जा सकते हैं और इंटरैक्शंस ज्यादा बैलेंस्ड बन जाते हैं। इस लॉ का कोर लेसन सिंपल है। ईगो एक पावरफुल फोर्स है, लेकिन उसकी फ्रेजिलिटी को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो इंसान ईगो की साइकोलॉजी को समझ लेता है वह ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा इफेक्टिवली हैंडल कर पाता है। अब बात करते हैं 11वें लॉ की, नो योर लिमिट्स। हर इंसान के पास टैलेंट होता है, लेकिन हर टैलेंट की एक लिमिट भी होती है। ह्यूमन नेचर में एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है। इंसान अक्सर अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर लेता है। जब किसी फील्ड में थोड़ी सक्सेस मिलती है या कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो माइंड धीरे धीरे यह बिलीव करने लगता है कि वह हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई बार इंसान अपनी रियल लिमिट्स को इग्नोर कर देता है। इस लॉ का कोर आइडिया यह है कि इंसान अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को क्लियरली समझे। हर इंसान के अंदर कुछ नेचुरल एबिलिटीज होती हैं जहां वह नेचुरली बेटर परफॉर्म करता है। साथ ही कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहां उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। जब इंसान सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करता है और वीकनेसेस को इग्नोर करता है तो उसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट रह जाती है। सेल्फ अवेयरनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि इंसान रियलिस्टिकली देखे कि वह किस चीज में स्ट्रांग है और किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यह अंडरस्टैंडिंग इंसान को अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में यूज करने में हेल्प करती है। जब इंसान अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करता है तब वह उन्हें डेवलप करके अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकता है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अपनी लिमिट्स को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लिमिट्स को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं होता, बल्कि क्लैरिटी का साइन होता है। जब इंसान अपनी बाउंड्रीज को समझता है तब वह अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और अननेसेसरी रिस्क से बच जाता है। इस अवेयरनेस की वजह से डिसीजंस ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिक हो जाते हैं। इस लॉ का डीपर लेसन यह है कि ट्रू कॉन्फिडेंस ब्लाइंड बिलीफ से नहीं बल्कि ऑनेस्ट सेल्फ अवेयरनेस से आता है। जो इंसान अपनी कैपेबिलिटीज को रियलिस्टिकली समझ लेता है
वह अपनी स्ट्रेंथ्स को इफेक्टिवली यूज करता है और अपनी वीकनेसेस को मैनेज करना भी सीख लेता है। आखिर में एक सिंपल प्रिंसिपल याद रखना जरूरी है। अपनी लिमिट्स को समझना इंसान को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बल्कि उसे अपनी रियल पोटेंशियल तक पहुंचने का क्लियर डायरेक्शन देता है। फिर बात करते हैं 12वें लॉ की, रिकनेक्ट टू द मैस्कुलिन और फेमिनिन विद इन यू। हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज होती हैं। बैलेंस ही रियल पावर है। ह्यूमन नेचर को अगर डीपली ऑब्जर्व किया जाए तो पता चलता है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी में 2 डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। यह सिर्फ जेंडर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि पर्सनैलिटी के 2 कॉम्प्लीमेंटरी एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। मैस्कुलिन एनर्जी जनरली लॉजिक, डिसाइसिवनेस, स्ट्रक्चर और एक्शन से एसोसिएटेड होती है। यह वह क्वालिटी होती है जो इंसान को डायरेक्शन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन देती है। दूसरी तरफ फेमिनाइन एनर्जी इंट्यूशन, एम्पैथी, क्रिएटिविटी और इमोशनल अवेयरनेस से रिलेटेड होती है। ये क्वालिटीज इंसान को सेंसिटिविटी, अडेप्टेबिलिटी और डीपर अंडरस्टैंडिंग देती हैं। ह्यूमन नेचर में प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब इंसान अपनी पर्सनैलिटी के सिर्फ एक साइड को डेवलप करता है और दूसरे साइड को इग्नोर कर देता है। जब पर्सनैलिटी एक ही डायरेक्शन में टिल्ट हो जाती है तो उसमें बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इस इम्बैलेंस की वजह से इंसान सिचुएशंस को एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखने लगता है। रिकनेक्ट टू द मैस्कुलाइन और फेमिनिन विद इन यू का कोर आइडिया यह है कि इंसान अपनी पर्सनैलिटी के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करे और उनके बीच बैलेंस डेवलप करे। जब लॉजिक और इंट्यूशन, स्ट्रेंथ और सेंसिटिविटी, एक्शन और अवेयरनेस एक साथ वर्क करते हैं, तब पर्सनैलिटी ज्यादा कंप्लीट और डायनामिक बन जाती है। यह बैलेंस इंसान को डिफरेंट सिचुएशंस में अडेप्ट करने की एबिलिटी देता है। कभी क्लैरिटी और फर्मनेस की जरूरत होती है तो कभी अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस की। जब दोनों एनर्जीज हार्मोनियसली वर्क करती हैं, तब इंसान सिचुएशंस को ज्यादा वाइजली हैंडल कर पाता है। इस लॉ का डीपर लेसन यह है कि ट्रू स्ट्रेंथ रिजिड होने में नहीं, बैलेंस्ड होने में होती है। जो इंसान अपनी पर्सनैलिटी के दोनों डायमेंशंस को समझकर उन्हें इंटीग्रेट करता है, उसकी प्रेजेंस ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बन जाती है। फिर आता है 13वां लॉ, एडवांस विद अ सेंस ऑफ पर्पस। जिस इंसान के पास क्लियर पर्पस होता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करना दुनिया के लिए मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन नेचर में एक कॉमन स्ट्रगल होता है, डायरेक्शन की कमी। बहुत से लोग लाइफ में बिजी तो रहते हैं, लेकिन उन्हें क्लियरली पता नहीं होता कि वे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब माइंड के पास कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होता, तो इंसान आसानी से डिस्ट्रैक्शंस, टेम्पोररी डिजायर्स और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में फंसने लगता है। पर्पस एक इंटरनल कंपास की तरह होता है जो इंसान को डायरेक्शन और क्लैरिटी देता है। जब किसी इंसान को क्लियरली पता होता है कि उसकी एनर्जी किस गोल और मीनिंग की तरफ जा रही है, तब उसके डिसीजंस और एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइंड होने लगते हैं। पर्पस इंसान की प्रायोरिटीज को ऑर्गेनाइज करता है और उसे अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। इस लॉ का कोर आइडिया यह है कि इंसान अपनी लाइफ को सिर्फ रैंडम रिएक्शंस और टेम्पोररी गोल्स के बेसिस पर न चलाए। जब माइंड में एक डीपर सेंस ऑफ पर्पस होता है, तब इंसान अपने एक्शंस को ज्यादा कॉन्शियसली चूज करता है। इस क्लैरिटी की वजह से उसकी एनर्जी स्कैटर्ड होने के बजाय एक फोकस्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। पर्पस इंसान को सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं देता, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ और परसिस्टेंस भी देता है। डिफिकल्ट सिचुएशंस और ऑब्स्टेकल्स लाइफ का नेचुरल पार्ट होते हैं, लेकिन जब इंसान के पास क्लियर पर्पस होता है, तब वह टेम्पररी चैलेंजेस को लॉन्ग टर्म विजन के पर्सपेक्टिव से देख पाता है। इस लॉ का डीपर लेसन यह है कि पर्पस इंसान की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब इंसान को अपनी डायरेक्शन और मीनिंग का क्लियर सेंस मिल जाता है, तब उसका फोकस शार्प हो जाता है और उसके एक्शंस में कंसिस्टेंसी आने लगती है। उसके बाद आता है अगला लॉ, रेजिस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ द ग्रुप। कभी कभी ग्रुप का इन्फ्लुएंस इंसान को उस लेवल तक गिरा देता है जहां वह अकेला कभी नहीं गिरता।
ह्यूमन नेचर का एक पावरफुल साइकोलॉजिकल पैटर्न है ग्रुप इन्फ्लुएंस। जब इंसान अकेला होता है तो वह ज्यादा कॉन्शियसली सोचता है और अपने डिसीजंस को लॉजिकली इवैल्यूएट करता है। लेकिन जब वही इंसान किसी ग्रुप का पार्ट बन जाता है तो उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। ग्रुप के अंदर एक इनविजिबल प्रेशर होता है जिसे क्राउड मेंटालिटी कहा जाता है। इस सिचुएशन में इंसान अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को साइड में रखकर ग्रुप के इमोशंस और रिएक्शंस को फॉलो करने लगता है। धीरे धीरे उसकी इंडिविजुअलिटी वीक होने लगती है और वह कलेक्टिव मूड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगता है। क्राउड मेंटालिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट यह होता है कि इमोशंस एम्पलीफाई हो जाते हैं और लॉजिक वीक हो जाता है। जब ग्रुप में एक्साइटमेंट, एंगर या फियर जैसे इमोशंस स्प्रेड होते हैं तो वे रैपिडली सभी लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। इसी प्रोसेस में इंसान वे डिसीजंस भी ले लेता है जो शायद वह अकेले कभी नहीं लेता। इस लॉ का कोर आइडिया ये है कि इंसान को अपनी इंडिपेंडेंट अवेयरनेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ग्रुप का पार्ट होना नेचुरल है, लेकिन अपनी थिंकिंग और जजमेंट को कंप्लीटली सरेंडर कर देना डेंजरस हो सकता है। जब इंसान कॉन्शियसली ऑब्जर्व करता है कि ग्रुप इमोशंस उसकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तब वह अपनी क्लैरिटी को मेंटेन कर सकता है। इस लॉ का डीपर लेसन यह है कि ट्रू स्ट्रेंथ इंडिविजुअलिटी में होती है। जो इंसान ग्रुप प्रेशर के बीच भी अपनी अवेयरनेस और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को मेंटेन करता है, वह इंपल्सिव डिसीजंस और कलेक्टिव मिस्टेक से बच सकता है। फिर आता है अगला लॉ, मेक देम वांट टू फॉलो यू। रियल लीडर वह नहीं जो लोगों को फोर्स करे। रियल लीडर वह है जिसे लोग खुद फॉलो करना चाहें। ह्यूमन नेचर में लीडरशिप का कॉन्सेप्ट अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि लीडर वही होता है जिसके पास अथॉरिटी, पावर या कंट्रोल हो। लेकिन रियलिटी में ट्रू लीडरशिप फोर्स या प्रेशर से नहीं, बल्कि इन्फ्लुएंस से डेवलप होती है। जब कोई इंसान सिर्फ अथॉरिटी का यूज करके लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो लोग टेम्परेरी उसकी बात मान सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जेन्युइन रिस्पेक्ट या कनेक्शन डेवलप नहीं होता। इस सिचुएशन में ओबीडियंस तो होती है, लेकिन रियल लॉयल्टी नहीं होती। इस लॉ का कोर आइडिया यह है कि लीडरशिप की रियल पावर तब आती है जब लोग किसी इंसान को नेचुरली रिस्पेक्ट और एडमायर करने लगते हैं। जब किसी पर्सनैलिटी में क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पर्पस होता है तो उसकी प्रेजेंस ही दूसरों को इंस्पायर करने लगती है। लोग ऐसे इंसान के विजन और डायरेक्शन पर ट्रस्ट करने लगते हैं। इन्फ्लुएंस डेवलप होने का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी होता है। जब इंसान अपने वर्ड्स और एक्शंस में कंसिस्टेंट होता है तो लोग उसकी इंटेंशंस और रिलायबिलिटी पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। यही ट्रस्ट धीरे धीरे इन्फ्लुएंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लीडरशिप का एक और एस्पेक्ट ये है कि लीडर सिर्फ डायरेक्शन नहीं देता, बल्कि लोगों के इमोशंस और मोटिवेशंस को भी समझता है। जब लोग फील करते हैं कि कोई उन्हें समझ रहा है और उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, तब वे नेचुरली उस डायरेक्शन को सपोर्ट करने लगते हैं। फिर आता है लॉ नंबर 16, सी द हॉस्टिलिटी बिहाइंड द फ्रेंडली फसाड। हर स्माइल दोस्ती की निशानी नहीं होती, कभी कभी उसके पीछे हिडन हॉस्टिलिटी भी होती है। ह्यूमन नेचर में एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन होता है। लोग अक्सर अपने नेगेटिव इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। सोसाइटी में पोलाइट और फ्रेंडली दिखना एक सोशल एक्सपेक्टेशन बन चुका है। इसी वजह से कई बार लोग अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाकर फ्रेंडली बिहेवियर का फसाड क्रिएट कर देते हैं। यह फसाड एक तरह का सोशल मास्क होता है जिसके थ्रू इंसान अपनी जेलसी, रिजेंटमेंट या हिडन हॉस्टिलिटी को कवर करने की कोशिश करता है। सरफेस पर सब कुछ नॉर्मल और फ्रेंडली लग सकता है, लेकिन डीपर लेवल पर इमोशंस और इंटेंशंस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। इस लॉ का कोर आइडिया यह है कि इंसान सिर्फ सरफेस बिहेवियर पर डिपेंड न करे, बल्कि सटल सिग्नल्स और बिहेवियरल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करे। ह्यूमन बिहेवियर में अक्सर स्मॉल इनकंसिस्टेंसीज और हिडन क्यूज मिल जाते हैं जो रियल इमोशंस को रिवील करते हैं। कभी कभी वर्ड्स और टोन के बीच मिसमैच होता है, कभी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस में सटल टेंशन होती है।
और कभी बिहेवियर में एक अंडरलाइंग नेगेटिविटी फील होती है। ये छोटी छोटी सिग्नल्स इंडिकेट कर सकती हैं कि फ्रेंडलीनेस के पीछे इमोशंस कंप्लीटली जेन्युइन नहीं हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में सप्रेस्ड इमोशंस कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं होते, वे कभी ना कभी इनडायरेक्ट फॉर्म्स में एक्सप्रेस होने लगते हैं, टोन, एटीट्यूड या सब्टल रिएक्शंस के थ्रू। जब इंसान इन सिग्नल्स को काल्मली ऑब्जर्व करता है, तब उसे सरफेस फ्रेंडलीनेस और डीपर इंटेंशंस के बीच का डिफरेंस समझ आने लगता है। फिर आता है अगला लॉ, सीज द हिस्टोरिकल मोमेंट। हिस्टोरी में हर एरा एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। जो समझ लेता है वही गेम चेंज कर देता है। ह्यूमन नेचर और सोसाइटी कभी भी कंप्लीटली स्टैटिक नहीं होती। हर टाइम पीरियड, हर ईरा और हर जनरेशन अपने साथ एक यूनिक एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है। कल्चर, टेक्नोलॉजी, आइडियाज और सोशल ट्रेंड्स लगातार इवॉल्व होते रहते हैं और इसी चेंज के बीच कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर देते हैं। इस लॉ का मेन आइडिया यह है कि इंसान अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट और टाइम के लार्जर पैटर्न्स को समझने की एबिलिटी डेवलप करे। जो लोग सिर्फ अपनी पर्सनल सिचुएशन पर फोकस करते हैं, वे अक्सर उन बिगर शिफ्ट को इग्नोर कर देते हैं जो सोसाइटी में क्वाइटली डेवलप हो रहे होते हैं। लेकिन जो लोग अपने ईरा की डायरेक्शन और मोमेंटम को समझ लेते हैं, वे उस एनर्जी को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। हर ईरा में कुछ आइडियाज, स्किल्स और अप्रोचेस अचानक पावरफुल बन जाते हैं क्योंकि वे उस समय की नीड्स और चेंजेस के साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं। जब कोई इंसान इन इमर्जिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, तब वह अपनी एफर्ट्स को उसी डायरेक्शन में फोकस कर सकता है जहां अपॉर्चुनिटीज नेचुरली ग्रो हो रही होती हैं। टाइमिंग का रोल यहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि राइट मोमेंट को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। जब इंसान अपने टाइम की एनर्जी और डायरेक्शन को समझ लेता है, तब उसके एक्शंस एनवायरनमेंट के फ्लो के साथ अलाइन हो जाते हैं। अगर आप इस समरी को यहां तक सुन रहे हैं, तो आप दुनिया के उन लोगों में से है जिसे बुक्स को पढ़ना बहुत पसंद है। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि ह्यूमन नेचर को समझना कितना जटिल और गहरा होता है। ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस पसंद आती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। फिर आता है सबसे लास्ट और आखिरी नियम, मेडिटेट ऑन आवर कॉमन मॉर्टेलिटी। एक सच जो सबको पता है, लेकिन कोई उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। डेथ ह्यूमन नेचर का एक पैराडॉक्स है। इंसान जानता है कि लाइफ टेम्पररी है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इस रियलिटी के बारे में कॉन्शियसली सोचने से बचने की कोशिश करते हैं। माइंड नेचुरली अनकंफर्टेबल ट्रूथ से दूर रहना चाहता है, इसीलिए मॉर्टेलिटी का थॉट अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। मेडिटेट ऑन आवर कॉमन मॉर्टेलिटी का कोर आइडिया ये नहीं है कि इंसान नेगेटिविटी में रहे, बल्कि यह है कि वह लाइफ की लिमिटेड नेचर को ऑनेस्टली रिकॉग्नाइज करे। जब इंसान यह समझता है कि टाइम अनलिमिटेड नहीं है, तब उसकी प्रायोरिटीज और पर्सपेक्टिव नेचुरली चेंज होने लगते हैं। मॉर्टेलिटी का अवेयरनेस इंसान को यह रियलाइज कराता है कि लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस और एक्शंस को डिले करते रहना एक इल्यूजन हो सकता है। जब माइंड यह समझता है कि टाइम प्रेशियस और फाइनाइट है, तब वह सुपरफिशियल डिस्ट्रैक्शंस और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने लगता है। इस अवेयरनेस का एक और डीप इम्पैक्ट होता है, इंसान अपनी लाइफ को ज्यादा कॉन्शियसली देखने लगता है। जब मॉर्टेलिटी का थॉट माइंड में क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट होता है, तब इंसान अपनी एनर्जी और अटेंशन को उन चीजों पर फोकस करता है जो ट्रूली मीनिंगफुल और वैल्यूएबल होती हैं। मॉर्टेलिटी का पर्सपेक्टिव इंसान को एक डीपर अप्रिशिएशन भी देता है। जब लाइफ की टेम्पोररी नेचर क्लियरली समझ में आती है, तब हर मोमेंट, हर एक्सपीरियंस और हर रिलेशनशिप की वैल्यू ज्यादा फील होने लगती है। यह अवेयरनेस इंसान को प्रेजेंट मोमेंट को ज्यादा डीपली एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी देती है। इस लॉ का डीपर लेसन ये है
कि मॉर्टैलिटी को समझना लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। जब इंसान इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है तब उसका फोकस फियर पर नहीं बल्कि पर्पस और क्लैरिटी पर शिफ्ट हो जाता है।